सुहानी उसे सवालिया नजरों से देखते हुए कहती, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे शिकार को क्यों देख सकती हूँ? मैं मृदुला के शिकार को कैसे देख सकती थी? उन्हें देखते हुए मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं ही उन्हें मार रही हूँ? हमारे बीच ये कनेक्शन आखिर क्यों है? तभी उस साय से आवाज आती, क्योंकि तुम मेरी उत्तराधिकारी हो। ये सुनकर सुहानी की जैसे सांसें ही रुक जाती हैं और वो अपनी आंखें फाड़कर उस साय को देखने लगती है। उसकी आंखों में डर और हैरानी साफ साफ देखी जा सकती थी। उस साय के पास खड़ा रक्षित बिना किसी भाव के सुहानी को ही देख रहा था। कुछ देर इसी तरह सदमे में रहने के बाद सुहानी कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं तुम्हारी उत्तराधिकारी नहीं हूँ। वो साया कहता है, तुम ही हो, तुम ही मेरी वो आखिरी उम्मीद हो जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया था। सुहानी डरकर चीखते हुए कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मेरे पूर्वजों को मार दिया, तुम तो मेरा ये वंश ही खत्म कर देना चाहते थे। वो साया कहता है, वो सिर्फ तुम्हारा कुल नहीं था, वो सभी मेरे ही वंशज थे। ये सुनकर सुहानी फिर से शॉक्ड रह जाती है और हैरानी के साथ कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो साया कहता, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ही उन प्रेतों को अपना पूरा वंश खत्म करने का आदेश दिया था। बाकी सभी ने अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन उस एक प्रेत की वजह से तुम बच गई। तुम भी मेरा ही वंश हो, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसीलिए तुम मेरा शिकार देख सकती हो, महसूस कर सकती हो और चाहो तो खुद उन्हें मार भी सकती हो। ये सब सुनने के बाद सुहानी के कदम अब लड़खड़ाने लगते हैं और उसका सर घूमने लगता है। उसे अपनी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। सुहानी अपना सर झटकते हुए खुद को होश में लाने की कोशिश करने लगती, लेकिन अभी भी उसका सर घूम रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके और उस साय के बीच कनेक्शन की ये वजह होगी। अब उसे समझ में आ रहा था कि पद्मिनी क्यों शुरुआत में उसे और युवराज को साथ नहीं होने देना चाहती थी। ये सब सोचते हुए सुहानी खुद से नफरत करने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था कि जिसकी वजह से सदियों से हजारों लोगों की जान गई है, उसकी वजह खुद सुहानी से जुड़ा हुआ है और सुहानी उसी का एक अंश है। सुहानी को उस हालत में देखकर वो साया आगे कहता है, तुम अब तक गलत इंसान के साथ थी। तुम मेरी वंशज हो और तुम्हें मेरी तरफ होना चाहिए। इधर मेरी तरफ देखो। सच जानकर सुहानी को उस साया से और भी ज्यादा नफरत होने लगी थी। वो उसी वक्त उसका नामो निशान खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन ये उसके वश का नहीं था। सुहानी उस साय और उसके रक्षकों से घिरी हुई थी। अब तो वो ये भी नहीं प्रे कर सकती थी कि युवराज वहां आकर उसे बचा ले, क्योंकि वहां उन सबकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरा था। सुहानी जब उस साया की बात नहीं मानती तो वो साया गुस्से में गरजते हुए कहता, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। ये आवाज इतनी खौफनाक थी कि सुहानी ऊपर से नीचे तक कांप जाती है और डरकर धीरे धीरे अपना सर ऊपर उठाती है। वो साया सुहानी का इस्तेमाल करके युवराज को मारना चाहता था। जैसे ही सुहानी उस साय की तरफ देखती, उसकी आंखें वहीं जम जाती हैं। सुहानी एक टक उस साय की तरफ देख रही थी और अब उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। कुछ ही पलों में सुहानी की आंखों में एक सफेद चमक आने लगती और सुहानी उसी तरह उस साय को ही एक टक देखने लगती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं खो सी गई है। तभी सुहानी के कानों में एक गरजती हुई आवाज गूंजने लगती है, निकलो वहां से। उस आवाज को सुनते ही सुहानी की पलकें झपक जाती है और उसका ध्यान टूट जाता है। वो आवाज सिर्फ सुहानी ही सुन सकती थी। उसे सुनकर सुहानी हैरानी से अपने चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन उसे साये और उन रक्षकों के अलावा वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। वो साया फिर से गुर्राते हुए कहता, मेरी तरफ देखो। लेकिन सुहानी को सिर्फ उसी आदमी की आवाज सुनाई दे रही थी जो बार बार उसे वहां से निकलने के लिए कह रहा था। जब सुहानी को कुछ दिखाई नहीं देता तो वो अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद करते हुए अपनी आंखें भी बंद कर लेती है और वहीं जमीन पर घुटने के बल बैठ जाती है। जैसे ही सुहानी अपनी आंखें बंद करती है, उसे कुछ विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं। वो खुद को एक गुफा में एक अघोरी के सामने बैठा पाती है। इस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 7 साल की थी। सुहानी अपने आसपास और किसी को भी नहीं देख पा रही थी। वो अघोरी सुहानी के सर पर अपना दाहिना हाथ रखते हैं और उनके ऐसा करते ही सुहानी की आंखें बंद हो जाती हैं। अब सुहानी को वही आवाज फिर से सुनाई देती है, मैं तुम्हारी यादें मिटा रहा हूँ क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है, लेकिन जब जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तुम्हारे लिए जरूरी चीजें तुम्हें याद आती जाएंगी और वक्त आने पर तुम्हें ऐसा करने की वजह भी समझ में आ जाएगी। सुहानी अपनी आंख बंद किए हुए यही सब देख और सुन रही थी। तभी उसे कुछ अनईजी सा फील होता है और वो फौरन अपनी आंखें खोल लेती है। आंखें खोलते ही उसे अपने ठीक सामने रक्षित दिखाई देता है। रक्षित ने सुहानी का बाल पकड़ रखा था, जिससे सुहानी को काफी तेज दर्द हो रहा था।
वो सुहानी का बाल पकड़कर उसे खड़ा करता है और उसका चेहरा फिर से उस साये की तरफ कर देता है। वो चाहता था कि सुहानी उस साये की तरफ देखे। रक्षित के ऐसा करते ही सुहानी को फिर से वही आवाज सुनाई देती है, वहां से निकल जाओ। उस आवाज को सुनकर सुहानी अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगती है। रक्षित ने सुहानी के बालों को इतने जोर से पकड़ रहा था कि वो अपना सर नहीं हिला पा रही थी। सुहानी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस साये और उसके इतने ताकतवर रक्षकों के बीच से कैसे बचकर बाहर निकले। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है, निकलो वहां से। सुहानी अपने मन में कहती है, मैं कैसे निकलूं, ये सब मुझे कहीं जाने नहीं देंगे। सुहानी को फिर से वही आवाज सुनाई देती है, तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। इधर रक्षित के बहुत कोशिश करने के बाद भी सुहानी उस साये को नहीं देख रही थी, जिससे रक्षित का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा था। वो साया खामोशी से अपनी जगह पर था। उस आदमी की आवाज को सुनकर सुहानी की आंखें शांत हो जाती हैं और वो रक्षित की ओर देखने लगती है। रक्षित को देखते हुए सुहानी के दिमाग में युवराज की एक बात आती है, जब उसने कहा था कि मुझे लगता है कि मेरी शक्तियों को मेरा दिमाग नहीं बल्कि मेरी फीलिंग्स और मेरे इमोशंस कंट्रोल करते हैं। ये याद करके सुहानी रक्षित को देखकर कहती, हाँ मैं जानती हूँ। ये कहकर सुहानी रक्षित की वो कलाई पकड़ लेती है जिससे उसे सुहानी का बाल पकड़ा हुआ था और अपनी आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ने लगती है। रक्षित को समझ में नहीं आ रहा था कि सुहानी आखिर कर क्या रही है। इससे पहले कि रक्षित कुछ समझ पाता, सुहानी रक्षित की स्पीड से वहां से चली जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं गायब सी हो गई है। वहां खड़े सारे रक्षक हैरानी से अपने आसपास देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें सुहानी कहीं भी दिखाई नहीं देती। सुहानी के वहां से जाते ही रक्षित गुस्से से उसके पीछे जाने ही वाला होता है, तभी उसे उस साये की आवाज सुनाई देती है, रुको। उस आवाज को सुनकर रक्षित के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर उस साये को देखने लगता है। वो साया कहता, जाने दो उसे जल्द ही फिर से मुलाकात होगी। ये कहकर वो साया वहां से चला जाता है। उस साये के जाते ही एक एक करके वो सभी रक्षक भी वहां से गायब होने लगते हैं और रक्षित वहां अकेले रह जाता है। उसने कुछ कहा तो नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। दूसरी तरफ युवराज ने पूरे जंगल में कई बार सुहानी को ढूंढ लिया था, लेकिन सुहानी उसे कहीं नहीं मिलती। युवराज घूम फिरकर फिर से उसी जगह पर आ जाता जहां उसे सुहानी का वॉच मिला था। अब युवराज की हिम्मत भी जवाब दे जाती है और वो निराश होकर वहीं बैठ जाता है। युवराज वहीं जमीन पर बैठे हुए सुहानी की उस वॉच को देखने लगता है। उस वॉच को देखते ही युवराज की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था जैसे सुहानी अब उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। वो सारी कोशिशें करके हार गया था और वो पद्मिनी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके सीने से खींचकर उसका दिल बाहर निकाल रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। युवराज इसी तरह जमीन पर बैठे अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी सुहानी लाइट की स्पीड से वहां आकर रुक जाती है और हैरानी से अपने आसपास देखने लगती है। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या और कैसे हुआ। सुहानी के वहां पहुंचते ही युवराज को कुछ एहसास होता है और वो फौरन अपना सर उठाकर सामने देखता है। सामने देखकर वो भी हैरान रह जाता है। उसके ठीक सामने सुहानी खड़ी थी, जो परेशान होकर अपने आसपास देख रही थी। वहां काफी अंधेरा था, जिसकी वजह से सुहानी को कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। युवराज बिना एक पल गंवाए सुहानी के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। इस तरह अचानक से किसी की पकड़ में आने से सुहानी पहले तो घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे समझ में आ जाता है कि वो इस वक्त युवराज की बाहों में है। वो बिना देखे ही युवराज की मौजूदगी अपने पास महसूस कर सकती थी। सुहानी भी युवराज को हक कर लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। पिछले कुछ सालों में सुहानी को अपनी जिंदगी के जिन राज के बारे में पता चला था, ये उन सबसे ज्यादा भयानक था। इस वक्त युवराज और सुहानी दोनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उन्होंने एक दूसरे को इतना कसकर पकड़ा हुआ था जैसे अब वो एक दूसरे को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने देंगे। कुछ देर सुहानी को हक करने के बाद युवराज उसे खुद से अलग करता है और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगता है। सुहानी डरकर अभी भी रो रही थी। ये देखकर युवराज उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम कहाँ चली गई थी और यहाँ कैसे आई? सुहानी इतना ज्यादा रो रही थी कि उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वो फिर से युवराज को हक कर लेती है। युवराज भी सुहानी को गले से लगाते हुए उससे आगे कोई सवाल नहीं करता। युवराज की बाहों में सिसकते हुए सुहानी कहती है, मुझे घर जाना है अभी। ये सुनकर युवराज भी अपने होश में आता है और उसे एहसास होता है कि इस जंगल में उन दोनों के लिए बहुत से खतरे हैं। युवराज फौरन सुहानी को अपनी गोद में उठा लेता और वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में वो दोनों दीवान बिला में थे।
युवराज सुहानी को अपनी बाहों में लिए हुए अपने बेडरूम में जाता है और उसे आराम से बेड पर लिटा देता है। सुहानी को लिटाकर युवराज उसके पास बैठ जाता है और उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर उसे गौर से देखने लगता है। रोने की वजह से सुहानी की आंखें सूज गई थी और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। युवराज सुहानी के करीब जाकर नम आंखों से उसे देखते हुए कहता, सुहानी प्लीज मुझे बताओ, तुम ठीक तो हो ना? सुहानी सिसकते हुए कहती है, मुझे अब डर लग रहा है। ये सुनकर युवराज सुहानी के पास जाकर लेट जाता है और उसे फिर से अपनी बाहों में ले लेता है। युवराज सुहानी की पीठ सहलाते हुए कहता, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम बिल्कुल सेफ हो। सुहानी और भी कसकर युवराज को पकड़ लेती। युवराज को अभी भी सुहानी की बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन उसकी ये हालत देखकर युवराज उससे कोई सवाल नहीं कर पाता। कुछ देर के बाद सुहानी युवराज की बाहों में सो जाती है। अगली सुबह हॉस्पिटल में अर्नब की आंखें खुलती है। होश में आने पर अर्नब को एहसास होता है कि किसी ने उसका दाहिना हाथ पकड़ा हुआ है। अर्नब अपने दाईं तरफ देखता है। वहाँ समायरा अर्नब के बेड पर अपना सर रखकर सो रही थी और उसने अर्नब का हाथ थामा हुआ था। समायरा को देखकर अर्नब सब कुछ भूल जाता है और उसकी तरफ करवट लेकर अपने दूसरे हाथ से उसके चेहरे को छूता है। समायरा को वैसे तो कभी कभार ही नींद आती थी, लेकिन तब जब अर्नब उसके साथ होता था, अर्नब के हाथ लगाते ही समायरा झट से उठ जाती है और उसकी नजर अर्नब पर पड़ती है। अर्नब को होश में देखकर समायरा के मन को शांति मिलती, लेकिन वो हाइपर होकर अर्नब से कहती है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। ये कहकर समायरा वहां से उठकर जाने लगती है, लेकिन तभी अर्नब उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। समायरा पीछे मुड़कर अर्नब की तरफ देखते हुए कहती, क्या हुआ? तभी अर्नब की कल रात की बात याद आ जाती है और वो समायरा को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, कल रात क्या हुआ था? वो आदमी युवराज और सुहानी कहाँ हैं? क्या वो ठीक है? समायरा अब तक फिर से अर्नब के पास आ गई थी। अर्नब को इतने सारे सवाल करते देख समायरा उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए कहती है, तुम चुप रहो, वो दोनों ठीक हैं, अभी ये सब मत सोचो, तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है। ऐसा कहते ही समायरा को एहसास होता है कि उसकी उंगली अर्नब के होठों पर है। समायरा नर्वस होकर अपना हाथ हटाने ही वाली होती, तभी अर्नब उसका हाथ पकड़ लेता और समायरा को देखने लगता है। समायरा बिना किसी एक्सप्रेशन की अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाने लगती है। अर्नब उससे कहता है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हारी जरूरत है। अर्नब की ये बात सुनकर समायरा की आंखें फिर से अर्नब के चेहरे पर आ जाती हैं। अर्नब बेड पर लेटे हुए समायरा का हाथ पकड़कर उसे देख रहा था और समायरा उसके पास बैठे अर्नब को देख रही थी। उन दोनों की हार्ट बीट काफी तेज हो चुकी थी और वो बस एक दूसरे में खो गए थे। तभी एक आवाज से उनका ध्यान टूटता है। कमरे का दरवाजा खुलता है और एक डॉक्टर नर्स के साथ रूम के अंदर आ जाता है। डॉक्टर के वहां आते ही समायरा अर्नब से अपना हाथ छुड़ाकर उठ जाती है। अर्नब डॉक्टर को देखते हुए उससे मन ही मन कोसने लगता है, क्योंकि उसने अर्नब का मोमेंट खराब कर दिया था जो कभी कभार ही उसके हिस्से में आता था। डॉक्टर बेड के पास आकर अर्नब को हैरानी से देखने लगता है। वो एक बार अपने हाथ में रखे अर्नब की फाइल को देखता है तो एक बार अर्नब को। अर्नब और समायरा समझ नहीं पाते कि डॉक्टर इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। अर्नब डॉक्टर की नजरों से परेशान होकर कहता, डॉक्टर क्या मैं कोई एलियन हूँ जो आप मुझे ऐसे देख रहे हैं? ये कहकर अर्नब उठकर बैठ जाता है। अर्नब को उठते देखकर डॉक्टर परेशान होकर उसके पास आते हैं, उससे पीछे टिकाते हुए कहते हैं, एसपी सर आप ये क्या कर रहे हैं? आपको अभी आराम की जरूरत है। अर्नब गुस्से से डॉक्टर को घूरते हुए अपने मन में कहता है, आराम की जरूरत है तो यहाँ कबाब की हड्डी बनकर क्यों आए हो? तभी समायरा डॉक्टर से कहती, अब ये कैसे हैं? डॉक्टर फिर से हैरान होकर कहते हैं, कितनी अजीब बात है, कल रात जैसा इनका रिपोर्ट आया था उसे देखकर हमें डर था कि कहीं ये कोमा में ना चले जाएं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन से ये इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए। डॉक्टर की बात सुनकर अर्नब और समायरा सीरियस हो जाते हैं। उन दोनों को पता था कि अर्नब के इतनी जल्दी रिकवर होने की एक ही वजह है और वो युवराज है। युवराज ने अर्नब की चोट को उसी वक्त ठीक कर दिया था और उसकी पावर्स की वजह से अर्नब की इंटरनल इंजरी भी काफी जल्दी ठीक हो रही थी। ये सोचकर अर्नब और समायरा दिल ही दिल युवराज के लिए काफी थैंकफुल थे। यही सब सोचते हुए समायरा अपने मन में कहती है, मुझे लगता था कि युवराज को सुहानी के सामने और कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं गलत थी। अगर युवराज चाहता तो अर्नब को मरने की हालत में छोड़कर सुहानी को ढूंढने चला जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने पहले अर्नब की जान बचाई, ये जानते हुए भी एक एक पल की देरी उसे सुहानी से और भी दूर कर सकती है। सुबह के 8 बजे थे। युवराज और सुहानी अपने बेडरूम में थी। सुहानी अभी भी युवराज की बाहों में सो रही थी और युवराज फिक्र भरी निगाहों से उसे ही देख रहा था। सुहानी की फिक्र में युवराज आज रात पूरी तरह से सोया नहीं था। रात में कई बार सुहानी डरकर नींद से जाग रही थी और युवराज बार बार उसे शांत कराकर फिर से सुला रहा था।
इससे पहले युवराज ने कभी सुहानी को इस हालत में नहीं देखा था। युवराज सुहानी को इस तरह देखकर काफी परेशान था, लेकिन साथ ही साथ उसके मन में कई सारे सवाल थे जिसे वो सुहानी से नहीं पूछ पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी उस आदमी से कैसे बच गई और वो अचानक से उसके सामने कैसे आ गई, जबकि एक पल पहले वहां कोई भी नहीं था। तो युवराज यही सब सोच रहा था, तभी सुहानी फिर से चमक कर उठती और हड़बड़ाने लगती है। युवराज सुहानी की पीठ सहलाते हुए कहता, डरो मत, सब ठीक है, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। सुहानी युवराज से अलग होकर उठ जाती और फिर से उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। युवराज भी फौरन उठकर बैठ जाता और सुहानी का हाथ अपने दोनों हाथों में थामकर प्यार से कहता है, सुहानी, मैंने कहा ना मैं यही हूँ, फिर तुम इतना डर क्यों रही हो? सुहानी के दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा था जो कल रात उसके साथ हुआ था। वो सब काफी डरावना था, लेकिन वो बात जो सबसे ज्यादा सुहानी को परेशान कर रही थी वो ये थी कि सुहानी खुद उस साये का एक अंश है। यही सोच सोच कर बार बार उसकी आंखें भर आती थी। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात युवराज को कैसे बताए और ये सब जानकर युवराज कैसे रिएक्ट करेगा, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं कह पा रही थी। युवराज सुहानी को शांत करने की कोशिश कर ही रहा था, तभी उसके रूम के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। युवराज अंदर से कहता है, कम इन। अगले ही पल निशा और विवेक रूम के अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही वो दोनों सुहानी की हालत देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो दोनों जैसे ही बेड के पास आते हैं, सुहानी निशा को हक करके रोने लगती है। निशा और विवेक को भी इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो दोनों हैरान होकर युवराज को ही देख रहे थे। उसी वक्त युवराज का फोन बजने लगता है। युवराज देखता है कि उसके फोन पर हॉस्पिटल से कॉल आया था। वो फौरन वो फोन उठा लेता है। फोन से डॉक्टर की आवाज आती, मिस्टर दीवान, हमें एसपी अर्नब सिंह की कंडीशन के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना है। डॉक्टर की बात सुनकर युवराज सुहानी की तरफ देखते हुए कुछ सोचता है। युवराज को लगता है कि उसे कुछ ही देर के लिए सुहानी को निशा और विवेक के साथ ही छोड़ देना चाहिए। वो जानता था कि कुछ बातें जो सुहानी युवराज के साथ शेयर नहीं कर पाती थी उसे निशा और विवेक के साथ आसानी से शेयर कर लेती थी। युवराज को इस वक्त सुहानी को थोड़ा स्पेस देना ही सही लगता है। यही सब सोचकर युवराज विवेक से कहता, क्या तुम कुछ देर सुहानी के साथ रहोगे? मुझे कुछ जरूरी काम है। ये कहते युवराज अपनी आंखों से विवेक को कोई इशारा करता है। विवेक समझ जाता है कि युवराज उससे सुहानी से कुछ बातें जानने के लिए कर रहा है। उसे अब तक समझ आ गया था कि कल रात सुहानी के साथ कुछ तो भयानक हुआ है जिसके बारे में युवराज जानना चाहता है। विवेक भी हाँ में अपना सर हिला देता। युवराज रेडी होकर वहां से चला जाता है। युवराज अपनी कार से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहा था। ड्राइव करते उसके दिमाग में सिर्फ दो चीजें आ रही थी। पहला, सुहानी का सहमा हुआ चेहरा और दूसरा, जो किताब उन्हें तहखाने में मिली थी, उस किताब के आगे के पेज का एक टुकड़ा जिसमें युवराज ने एक अधूरी लाइन पढ़ी थी। युवराज बार बार ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि उस लाइन का आखिर क्या मतलब हो सकता था, लेकिन हर बार वो जिस नतीजे पर पहुंच रहा था उस पर वो भरोसा नहीं करना चाहता था। लेकिन सुहानी की हालत देखकर युवराज को यही डर लग रहा था कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही है। कुछ ही देर में युवराज हॉस्पिटल पहुंच जाता है और अर्नब के प्राइवेट वार्ड में एंटर करता है। अंदर आकर युवराज देखता है कि वहाँ अर्नब बेड पर टेक कर बैठा था और डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। समायरा भी बेड के पास एक चेयर पर बैठी थी। युवराज अर्नब के पास जाकर उससे कहता है, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? इससे पहले अर्नब कुछ कह पाता, डॉक्टर हैरानी के साथ कहते हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल? इट्स अ मिरेकल। डॉक्टर की बात सुनकर युवराज, अर्नब और समायरा की नजर डॉक्टर पर जाती है। युवराज डॉक्टर से कहता है, आपने कुछ कहा? डॉक्टर अपने हाथ में रखी अर्नब की फाइल को देखते हुए कहते हैं, कल रात मैंने एसपी सर की मेडिकल रिपोर्ट देखी थी। कल तक इनकी इंटरनल इंजरी काफी सीरियस थी और इनकी हालत बहुत क्रिटिकल थी, लेकिन आज सुबह हमने फिर से इनका वही टेस्ट किया है और आज इनके सर की इंजरी बिल्कुल ठीक हो चुकी है और ये पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर युवराज, अर्नब और समायरा तीनों समझ जाते हैं कि अर्नब की वो इंजरी इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई। युवराज डॉक्टर से कहता, मुझे यकीन है आपकी ट्रीटमेंट काफी अच्छी थी, इसी वजह से एसपी सिंह ने इतनी जल्दी रिकवर कर लिया। युवराज की बात सुनकर डॉक्टर खुश हो जाते हैं। उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो खुश होकर कुछ कहने ही वाले थे, तभी युवराज आगे कहता है, अब मैं एसपी सिंह से कुछ बात करना चाहता हूँ। युवराज के कहने पर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद अर्नब युवराज से कहता, मिस्टर युवराज, थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरी जान नहीं बचाई होती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। युवराज कहता, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। अर्नब आगे कहता है, इट इज। मुझे समायरा ने बताया कि उस आदमी के सुहानी को लेकर जाने के बाद भी आपने उसे ढूंढने के बजाय मेरी जान बचाई। ये सच में बहुत बड़ी बात है। मैं जानता हूँ कि सुहानी आपके लिए क्या है। अर्नब के ऐसा कहने पर युवराज को फिर से सुहानी का वो चेहरा नजर आने लगता है। अर्नब आगे कहता, मिस्टर युवराज, कल मेरी कार क्रैश होने के बाद वहाँ क्या हुआ था और आपको सुहानी कहाँ मिली?
अर्नब के पूछने पर समायरा भी युवराज को सवालिया नजरों से देखने लगती है। युवराज उनके पास आकर चेयर पर बैठ जाता और उन्हें कल रात के बारे में सारी बातें बताने लगता है। सारी बातें सुनकर अर्नब और समायरा भी कंफ्यूज हो जाते हैं। समायरा कुछ सोचते हुए कहती, सुहानी, उस आदमी से बचकर तुम तक कैसे पहुंच गई? वो आदमी सच में काफी ताकतवर था और उससे बच पाना बहुत मुश्किल था। युवराज समायरा के इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसे खुद भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। दूसरी तरफ सुहानी, निशा और विवेक युवराज के रूम में बैठे थे। निशा और विवेक के चेहरे पर इस वक्त हैरानी थी। वहीं सुहानी अभी भी नम आंखों के साथ मायूस होकर वहीं बैठी थी। उस कमरे में पूरी तरह से खामोशी थी और वो तीनों काफी सीरियस होकर कुछ सोच रहे थे। निशा उस खामोशी को तोड़ते हुए कहती है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सुहानी और उस साये के बीच कनेक्शन की ये वजह हो सकती है। विवेक भी परेशान होकर कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सुहानी उस साये की वंशज है। सुहानी लगभग रोते हुए कहती है, उसने मुझसे कहा कि मैं गलत साइड पर हूँ, मुझे उसकी तरफ होना चाहिए था। क्या उसकी तरह मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ? सुहानी को इस तरह रोते देखकर निशा और विवेक को एहसास होता है कि उन्हें सुहानी के सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। निशा फौरन सुहानी का हाथ पकड़कर उससे कहती, सुहानी इधर मेरी तरफ देख। सुहानी अपनी नजरें उठाकर निशा को देखती। निशा सुहानी को समझाते हुए कहती है, तू एक बात अच्छे से समझ ले, हो सकता है कि वो पागल राक्षस तेरा पूर्वज हो, लेकिन तेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो तू खुद को मॉन्स्टर तो बिल्कुल ही मत कह सुहानी। वो तू ही है जिसने उस साये को खत्म करने के बारे में सबसे पहले सोचा और तेरी ही वजह से हम सब इस काम को यहाँ तक लेकर आए हैं, वरना हम सब ने तो उस डर के साथ जीना ही सीख लिया था। लेकिन तूने सबसे पहले उससे टकराने की हिम्मत की। तू उससे अलग है और तुझे हमेशा हमारी साइड में ही होना चाहिए था। निशा की बात पूरी होते ही विवेक आगे कहता है, हाँ सुहानी, तुम ये मत सोचो कि तुम उसकी वंशज हो, बल्कि ये तुम सोचो कि तुम ही वो जरिया हो जिससे हम मिलकर उस साये को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। और अगर उसने अपने वंश से इतना ही प्यार होता तो फिर उसने सबको मरवा क्यों दिया था? वो एक मॉन्स्टर है और वो तुमसे बिल्कुल अलग है। सुहानी नम आंखों से उन दोनों को देखते हुए कहती, क्या तुम दोनों को ये सब जानकर मुझसे डर नहीं लग रहा? विवेक अपना सर ना में हिलाते हुए कहता है, कुछ कहने ही वाला होता तभी निशा कहती, सच कहूं तो मुझे इस वक्त तुझसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इसलिए नहीं क्योंकि वो पागल भूत तेरा पूर्वज है, बल्कि इसलिए कि रो रो कर तू किसी चुड़ैल से भी ज्यादा भयानक दिख रही है। और अगर इस तरह से तू साये के सामने भी गई होगी ना, तो वो हार्ट अटैक से दूसरी बार मर जाएगा। निशा की बात सुनकर विवेक को हंसी आ जाती है और सुहानी अपना मुंह बनाकर उसे घूरने लगती है। निशा सुहानी को फिर से हक करते हुए कहती, अब इस बात की टेंशन लेना बंद कर। अब हमें ये सोचना है कि उस भटकती आत्मा को नरक तक कैसे पहुंचाना है। बेचारी मृदुला वहां गर्म कड़ाही में बैठे उसका इंतजार कर रही हो। सुहानी भी निशा को हक कर लेती और कुछ देर बाद वो उससे अलग हो जाती। सुहानी अब पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही थी। निशा से अलग होकर सुहानी कहती, पता नहीं ये सब जानकर युवराज सर कैसे रिएक्ट करेंगे। विवेक उसे समझाते हुए कहता है, सुहानी, युवराज सर तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी सब समझ जाएंगे, तुम इसके बारे में परेशान मत हो। सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती। निशा कुछ सोचते हुए कहती, सुहानी, मुझे एक बात समझ नहीं आई, तो उस साये और उसके इतने सारे रक्षकों के बीच से बचकर कैसे निकल गई? तूने उस वक्त क्या किया था? सुहानी उस पल को याद करते हुए कहती, उस वक्त मुझे किसी की आवाज सुनाई दी, शायद ये वही अघोरी थे जिन्होंने मेरी मेमोरी मिटाई है। उसके बाद मेरे दिमाग में एक मंत्र आया और मैंने उस आदमी का हाथ पकड़कर वो मंत्र पढ़ लिया। मुझे लगता है कुछ वक्त के लिए मैंने उसकी शक्तियों का इस्तेमाल किया था। निशा हैरान होकर कहती, क्या तू ऐसा कर सकती है? सुहानी कहती, पता नहीं, उस अघोरी ने मुझसे कहा था कि वक्त आने पर मेरे लिए जरूरी सारी बातें मुझे याद आती जाएंगी, और सच में ऐसा कई बार हुआ है। हमें मृदुला की अस्थियां भी इसी तरह से मिली थी। विवेक सवालिया नजरों से सुहानी को देखते हुए कहता, तुम्हें क्या लगता है कि उस अघोरी ने तुम्हारी मेमोरी क्यों मिटा दी? सुहानी एक गहरी सांस लेकर कहती, इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है। निशा और विवेक एक साथ कहते हैं, क्या? सुहानी जवाब देती, शायद वो जानते थे कि जब वो साया अपनी साधना से जागेगा तो वो मुझसे जुड़ जाएगा और मैं उसका शिकार देख सकती हूँ। इसका मतलब साफ है कि वो भी मेरा दिमाग पढ़ सकता है। शायद उस वक्त मैं कुछ ऐसा जानती थी जो उस साया को पता नहीं चलना चाहिए था, इसीलिए उन्होंने मेरी मेमोरी मिटा दी है, जिससे वो साया उस बात को ना जान सके। विवेक कहता, और वो बात क्या हो सकती है? सुहानी कहती, वक्त आने पर वो बात हमें अपने आप पता चल जाएगी। बस बात इतनी सी है कि उस वक्त को आने में और कितना वक्त बाकी है। व्यूअर्स, अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और
कमेंट करें फॉर नेक्स्ट पार्ट।